हेलो बच्चों, चलते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ। ये अपने आप में ही एक सवाल है और आप अगर आज सीख गए तो ये सवाल आसानी से आप निकाल सकते हैं और पूरे चांसेस हैं इस तरीके के सवाल आने के। जैसा कि हेडिंग है एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो इसका मतलब क्या है? दो डेफिनेशन मैंने आपके सामने पहले से लिख दी हैं। उन डेफिनेशन को अगर देख लें तो कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब है रिप्रेजेंट एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। इसका क्या मीनिंग? इसका मीनिंग ये है कि किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जो एग्जैक्टली एटम पाए जा रहे हैं, यानी कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन, कितने ऑक्सीजन, उसे क्या बोल रहे हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे बोल दूं एथिल अल्कोहल, तो एथिल अल्कोहल होगा C2H5OH होगा। अगर मैं यहां बात करूं तो मैं बोलूंगा ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, क्योंकि एग्जैक्टली 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन यहां पर पाया जा रहा है। इसे बोलेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? उन्होंने कहा एम्पिरिकल फॉर्मूला है रिप्रेजेंट, और ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, सिंपलेस्ट होल नंबर, यानी इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। थोड़ा सा टिपिकल है, अंग्रेजी में मामला ज्यादा पकड़ में नहीं आ रहा है, तो जरा देख लेते हैं, चीजें आसान करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये 5 कंपाउंड दिए, बात समझिएगा। अब अगर मैं इनको समेट के लिखूंगा तो क्या लिखूंगा जरा बताना? 2 कार्बन है यानी लिखूंगा C2, 4 हाइड्रोजन है यानी लिखूंगा H4, 2 ऑक्सीजन है यानी लिखूंगा O2। यहां पर जैसा है वैसा ही रहेगा, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं, ये पहले ही समेट के लिखा गया है। यहां पर भी बाकी के जो तीनों हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसा है वैसा ही रहेगा। क्लियर बात? अब ये बताइए, क्या ये इस बात को बता रहा है कि अगर मुझे ये मॉलिक्यूल बनाना है तो इसमें एग्जैक्ट 2 कार्बन, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन अगर होंगे तभी ये एसिटिक एसिड कहलाएगा, तभी ये ग्लूकोज कहलाएगा उसका फॉर्मूला, तभी ये बेंजीन कहलाएगा, तभी ये एसिटिलीन कहलाएगा और तभी ये मीथेन कहलाएगा। तो इसका मतलब जो फॉर्मूला मॉलिक्यूल को बनाने में मदद करता है, यानी जिसके बिना आप मॉलिक्यूल को परिभाषित नहीं कर सकते, उसे नाम दिया गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आप बचपन से लिखते आ रहे। एम्पिरिकल फॉर्मूले में जो टर्म है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, उसका रीजन क्या है, उसका तरीका क्या है? देखिए, कहा यह गया कि आप इनमें क्या करिए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहां पर भी है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, बाकी हम देख लेंगे। इनका रेशियो अगर मैं निकालूं तो क्या इनका रेशियो, यहां पर अगर मैं निकालता हूं तो 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन, ये रेशियो है। लेकिन वहां टर्म क्या लिखा है? सिंपलेस्ट होल नंबर, मतलब जो कुछ कॉमन ले सकते हो ले लो। तो अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं तो आएगा 1:2:1। बोलो बेटा। इसी प्रकार से अगर मैं यहां आता हूं तो मैं लिखूंगा 6:12:6। हाईएस्ट नंबर कॉमन ले लीजिए जो सबसे लिया जा सकता है, तो 6 ले सकते हैं। 6 अगर कॉमन लिया तो बना 1:2:1, यही तो बनेगा। अब ये जो सिंपलेस्ट रेशियो आ गया है, यानी कॉमन लेने के बाद, ज्यादा अंग्रेजी के चक्कर में नहीं पड़ना है, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से जब आप कोई नंबर कॉमन ले लें, यानी उसको छोटे से छोटे पार्ट में लिखते हैं, तो जैसे ही आपने रेशियो लिया तो रेशियो बता रहा है 1:2:1, यानी 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। दिस इज कॉल्ड एम्पिरिकल फॉर्मूला। पेपर में डेफिनेशन नहीं आती है, चिंता वाली कोई बात नहीं है। यहां आते हैं, 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन मिनिमम होने चाहिए। अगर रेशियो कॉमन लेते हैं तो आएगा CH2O। क्लियर बात? ये आपका क्या कहलाएगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो जरा मुझे बता दो, क्या यहां से एक बात समझ में आ गई? क्या अगर थ्योरेटिकल सवाल आता है, क्या एसिटिक एसिड और ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज है, इन दोनों के एम्पिरिकल फॉर्मूले आपस में क्या होते हैं? सेम होते हैं। क्लियर है बात?
लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बारे में कोई बातचीत यहां पर नहीं है, वो आपको दिख रहा होगा, वो एग्जैक्टली क्या है, डिफरेंट है। क्लियर। इधर आते हैं, C6H6 है, इसमें अगर हम बात करें तो कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो 6:6 होगा। मिनिमम रेशियो लेंगे भैया तो 6 कॉमन ले लेंगे, आएगा 1:1, यानी इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, CH। C2H2 कार्बन और हाइड्रोजन 2:2 के रेशियो में है, 2 कॉमन लिया तो 1:1, यानी कार्बन और हाइड्रोजन एक एक रहेगा, इंपेरिकल फॉर्मूला होगा। CH4 की बात करें, कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो है 1:4, कुछ भी कॉमन होने का मतलब नहीं है, मतलब यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी है और यही इंपेरिकल फॉर्मूला भी है। बोलो, तो क्या ये इस बात को बता सकता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि क्या कभी किसी कंपाउंड में उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंपेरिकल फॉर्मूले के बराबर हो सकता है, जवाब होगा हाँ हो सकता है। अगर पूछा जाए कि इन्हीं दो कंपाउंड में क्या उनके इंपेरिकल फॉर्मूले सेम हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, कंपाउंड डिफरेंट होगा तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट रहेगा। बोलो भैया, तो आपस में याद रखना है, दो कंपाउंड अगर बात कर रहे हैं तो उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले जो हैं वो डिफरेंट हैं, लेकिन उनका इंपेरिकल फॉर्मूला सेम है। आइसोमेरिज्म में आपने पढ़ा था, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रख के ही काम करना है, तो फंक्शनल आइसोमर्स बनते हैं, तो उन पर भी बात हम आगे करेंगे। अभी के लिए इतनी बात याद रखनी है, इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है ये आपको पता होना चाहिए। नोट डाउन करें। चलते बेटा आगे। अब जैसा कि हमारे पास पहला सवाल आता है, मतलब जो तरीका है सवाल करने का, मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला, यानी इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे निकाला जाए। ठीक, मैं यहां पे आपको कुछ मेथड लिख रहा हूं, एक तरीका लिख रहा हूं बेसिकली, और वो तरीका हर जगह लिख जाएगा। ठीक है, देखिएगा। पहला तरीका, अगर क्वेश्चन में एलिमेंट के वेट दिए हैं, क्या, अगर क्वेश्चन में एलिमेंट के वेट दिए, यानी आपको वहां पर क्या कर दे, वो वेट दे दे। ठीक है, कैसे करेंगे वो बात की बात है। वेट दिया हो तो पहले एलिमेंट का परसेंटेज निकालेंगे, यानी कई किताबों में यहीं से स्टार्ट है कि अगर आपको एलिमेंट का परसेंटेज दिया है, तो मैंने यहां स्टार्टिंग कर दी कि अगर आपको वेट दिया है तो आप पहले क्या निकालिए, एलिमेंट का परसेंटेज निकालिए। ठीक बात। दूसरा, एलिमेंट के परसेंटेज में, अब अलग अलग एलिमेंट होंगे, सबके लिए यही करना है, एलिमेंट के परसेंटेज में उसके एटॉमिक वेट से डिवाइड करके रेशियो निकालो। क्या करो भैया, एलिमेंट का अगर वेट दिए हैं तो पहले परसेंटेज निकाल लो, अगर परसेंटेज दिया है तो आप बोलेंगे परसेंटेज में उस एलिमेंट के एटॉमिक वेट से डिवाइड करके आप रेशियो निकाल लीजिए। क्लियर है बात। अब जो मिनिमम रेशियो मिले उसे बाकी रेशियो से में डिवाइड करके, बाकी रेशियो में डिवाइड करके सिंपलेस्ट रेशियो
निकाल लो। मतलब क्या है भैया, अगर हमें एलिमेंट का परसेंटेज पता है, एटॉमिक नंबर से डिवाइड करेंगे, एक रेशियो आएगा सबका, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक एक रेशियो आया। मान लीजिए कार्बन का रेशियो आया 3.2, समझिएगा, हाइड्रोजन का रेशियो आया 6.2, ऑक्सीजन का रेशियो आया 2.1। तो सबसे कम रेशियो कहां आया? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का रेशियो को अब वापस उठाकर क्या करना है, जो बाकी एलिमेंट है उनके रेशियो से डिवाइड कर दीजिए। खुद ऑक्सीजन में भी डिवाइड होगा मगर वो तो 1 ही आएगा हमेशा, तो फिर से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड कर लिया। इसके बाद इंपॉर्टेंट बात है, अगर अभी भी रेशियो फ्रैक्शन या डेसिमल में है तो उसे परफेक्ट, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, उसे परफेक्ट नंबर में चेंज कर लो। उसे परफेक्ट नंबर में चेंज कर लो। बात समझ में आ रही है? अब जो कुछ भी बना, अब ये बचा रेशियो ही इंपेरिकल फॉर्मूला दे देगा। यानी अब ये जो बचा हुआ रेशियो है यही आपको क्या करेगा, इंपेरिकल फॉर्मूला दे देगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है CXHY, बात समझिएगा। इसमें उन्होंने बोल दिया कि जो कार्बन है उसका परसेंटेज है 80%। तो जाहिर सी बात है टोटल परसेंटेज 100 होता है, तो हाइड्रोजन कितना होगा, 20%। अब कार्बन अगर 80% है और हाइड्रोजन 20% है, तो पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि एलिमेंट के परसेंटेज में उसके एटॉमिक वेट से डिवाइड करके रेशियो निकालो। तो अगर हम बात करें तो मैं यही कर दे रहा हूं, कार्बन का एटॉमिक वेट 12 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 है। तो अगर हमने इसको यहां पर डिवाइड किया तो डिवाइड करके रेशियो आया 6.6:20। क्लियर बात? अगला पॉइंट कह रहा है अब जो मिनिमम रेशियो मिला उसे वापस डिवाइड कर दो। तो मिनिमम रेशियो क्या मिला, 6.6 ही था, तो उठा के जितने भी हैं सब में डिवाइड कर दो। जैसे ही आपने डिवाइड किया तो डिवाइड करते ही आपको पता चलेगा यहां से आया 1:3.0। ठीक, अब थोड़े बुद्धिमान बन जाओ। 3.02 है यानी 3 मान सकते हैं, 0.02 का कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब आपका सिंपलेस्ट रेशियो कितना आया, 1:3। अब ये वाली लाइन किसी काम की नहीं है। क्या, अगर अभी भी रेशियो फ्रैक्शन या डेसिमल में है तो ये मतलब नहीं कि हर बार अगर थोड़ा भी फ्रैक्शन आ गया तो तुम चल दिए ना। 3.02 है यार, 3.02 का मतलब है आप उसको 3 मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसका मतलब जो रेशियो आया वो 1:3 है, किसका है, कार्बन और हाइड्रोजन का। तो ये बताओ क्या इंपेरिकल फॉर्मूला दे देगा, यानी आपका इंपेरिकल फॉर्मूला इस सवाल का क्या होगा, CH3। क्लियर है बात? तो जितने पॉइंट बताए इनको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, इनके बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। ये पहला वाला पॉइंट कि अगर वेट दिया है कंपाउंड का, एलिमेंट का दिया है, या कल को आपको कंपाउंड का भी वो वेट दे सकता है, वहां से हम कैसे निकालेंगे वो अलग बात है। अभी के लिए अगर परसेंटेज गिवन है तो परसेंटेज से इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे पहुंचते हैं ये बात आपको ध्यान रखनी है, इतना नोट डाउन कर लीजिए। चलते बेटा आगे, तरीका तो सीख गए। अब अगर बात की जाए तो आपको ये याद रखना है कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो बेसिकली n टाइम्स, n एक नंबर है, इंटीग्रल वैल्यू, n टाइम्स इंपेरिकल फॉर्मूला होता है। क्योंकि इंपेरिकल फॉर्मूला सबसे छोटा नंबर होगा, उसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का सिंपलेस्ट रेशियो होगा, तो वो n गुना होगा इंपेरिकल फॉर्मूले के। तो इसलिए कहा गया कि मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो मॉलिक्यूल का होता है, वो n टाइम्स इंपेरिकल वेट के बराबर होता है।
n टाइम्स इंपेरिकल वेट के बराबर होता है। यानी अगर आपको कभी मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो आपको एक पता होना चाहिए कि n का वैल्यू क्या है, कितनी बार, और इंपेरिकल फॉर्मूला पता हो जिससे आप इंपेरिकल वेट निकाल पाए, तो n टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा। तो इसी को बोला गया कि अगर कल को n का वैल्यू निकालना पड़ जाए तो n बराबर क्या होगा, तो आपको दिख रहा होगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इंपेरिकल वेट, है ना, EMP, क्या बोलेंगे, इंपेरिकल वेट। अब यार बात कर लेते हैं सवालों की, ये सब थ्योरी है, हो गया। चलो सवाल पे आते हैं। सवाल है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 38.71% कार्बन, 9.67% हाइड्रोजन एंड रेस्ट इज ऑक्सीजन। इसी तरीके का सवाल आएगा और सरल सवाल होगा। देन फाइंड आउट एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये हमारा सवाल है। कुछ बात समझिएगा, बहुत आसानी से आप चीजों को कर ले जाएंगे। अभी पीछे जो आपने लिखा है जरा देखिए, वहां क्या लिखा है। पहली चीज, अगर मुझे एलिमेंट के परसेंटेज दिए, तो पहले मुझे परसेंटेज पता होने चाहिए। तो अगर मैं बात करूं तो यहां कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन का परसेंटेज है 38.71%, हाइड्रोजन का परसेंटेज है 9.67%। तो इसका मतलब टोटल परसेंटेज 100 होता है, तो ऑक्सीजन क्या होगा, 100 माइनस इन दोनों का सम। बोलो भैया। तो अगर हम यहां बात करें तो ऑक्सीजन का जो परसेंटेज होगा वो होगा 100 माइनस 38.71 प्लस 9.67। यहां से आप निकालेंगे, तो यहां से अगर आप ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालते हैं बेटा तो वो आता है 51.62। कितना आएगा, 51.62। ये परसेंटेज आ गया ऑक्सीजन का। अब यार हमको यहां रेशियो निकालना है, तो अगर रेशियो निकालना है तो हम क्या बोलेंगे कि जो भी हमारे पास परसेंटेज है उसको एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दो। अब आपको पेपर में तरीका ये आना चाहिए कि आप वहीं पे ये काम कर पाए। तो अगर हम बात करें तो अगर आप डिवाइड करेंगे तो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, ऑक्सीजन का 16। इसके बाद केमिस्ट्री खत्म, गणित शुरू, यानी मैथमेटिक्स स्टार्ट। अब अगर आप ये रेशियो निकालते हैं तो आपका रेशियो जो है वो आएगा 3.2, 9.67, है ना, और वहां से आएगा 3.2। क्लियर। अब ये रेशियो जब निकल आया तो आप बोलते हैं जो सबसे छोटा रेशियो हो उससे डिवाइड कर दो। तो सबसे छोटे तो ये दोनों ही हैं, दोनों में से किसी को भी ले लो। तो मान लो 3.2 है, तो 3.2 से डिवाइड कर दो। इसीलिए एक लाइन लिख दी। जब आप डिवाइड करके इनको कैंसिल आउट करने जाओगे, तो जब आप इनको कैंसिल आउट करोगे तो यहां से क्या आएगा, 1:3:1। अब ये 3.00 समथिंग आएगा, तो उतनी आपको आर्यभट्ट बनने की जरूरत यहां पर नहीं है। तो ये हमारा सिंपलेस्ट रेशियो हो गया। तो अगर ये सिंपलेस्ट रेशियो है तो कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 3 है, ऑक्सीजन 1 है। तो भाई साहब आपका जो इंपेरिकल फॉर्मूला होगा वो यहां होगा CH3O। कहानी खत्म। अगर आपसे पूछे कि भैया एम्पेरिकल वेट बता दो कितना होगा, जो इस सवाल में नहीं पूछा गया है, एम्पेरिकल वेट कितना होगा, कार्बन का एटॉमिक वेट 12 एक बार है, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 3 बार है, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 एक बार है। तो 12 3 15 और 16 31, यानी एम्पेरिकल वेट का आंसर कितना जाएगा, 31। इतनी बात आपको याद रखनी है, तरीका आपको ध्यान रखना। लाइट चली गई है इसलिए थोड़ा रुक जाइएगा, इसको नोट डाउन करें। आइए बेटा चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल क्या है,
एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओसी का मतलब कंटेन 57.6% कार्बन, 3.6% हाइड्रोजन एंड रेस्ट इज ऑक्सीजन। 100 में से घटा के निकाल लें। इफ द वेपर डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड इज 83, अंडरलाइन कर लो सवाल, फाइंड आउट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है। पहली चीज आपको मैंने बताई थी, क्या? अगर मैं बात करूं तो मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो होता है 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी। याद रख लो, मॉलिक्यूलर वेट 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी दी है 83, यानी 2 इंटू 83, 8 दूनी 16, 166। ये हमारा क्या आ गया? मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर बात? अब हम अपने सवाल पे आ जाते हैं और इस मॉलिक्यूलर वेट का प्रयोग कैसे करेंगे इसकी बात करेंगे। पहले ये बताओ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तक पहुंचना है, बोलो, तो सवाल को पहले अपने दिमाग में बैठा लो। एक बात ये बताओ, क्या तुम बोलोगे कि सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है n टाइम्स इंपेरिकल फॉर्मूला? बोलो बेटा। तो पहली चीज कहोगे, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो जो परसेंटेज दिया है उनसे क्या निकाल लो? इंपेरिकल फॉर्मूला। बोले ठीक बात। उसके बाद इंपेरिकल फॉर्मूला अगर पता चल गया तो क्या इंपेरिकल वेट भी पता चल जाएगा। हमारा दूसरा फॉर्मूला क्या था? अभी पीछे ही लिखा है, क्या? वहां से n का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा, बिना इसके नहीं आएगा। तो क्या मैं बोलता हूं, n बराबर क्या होता था? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इंपेरिकल वेट। मॉलिक्यूलर वेट आपको एक तरीके से सवाल में दिया होगा 166, वेपर डेंसिटी से आपने निकाला। सारी कहानी किस पर है? इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है भाई। आ जाओ। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन 57.6%, हाइड्रोजन 3.6%, ऑक्सीजन 100 में से दोनों को घटाएंगे तो गुणा भाग आपकी जिम्मेदारी है, आएगा 39.8%। क्लियर बात? अब परसेंटेज जो दिया है उसमें हम लोगों ने पढ़ा है एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दो। आ जाओ भैया, यही करना है सर। 12 हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, डिवाइड किया तो एक रेशियो मिलेगा। वो रेशियो क्या है? गुणा भाग अगर आप करेंगे तो यहां से आएगा 4.8, 3.6 है ना, और 2.5 ये आ गया। अब जो रेशियो आया है उसमें मिनिमम रेशियो जो है उसको फिर से डिवाइड कर दो, तो 2.5 से दोबारा डिवाइड। गणित चल रही है, केमिस्ट्री खत्म हो गई। ये दोबारा डिवाइड किए तो कैंसिल आउट करोगे, और कैंसिल आउट करोगे तो आप देखोगे आएगा क्या? 2:1.5:1। अब यहां पर जो मैंने आपको लेक्चर की शुरुआत में बताया है कि आप रेशियो निकाल लें, लेकिन रेशियो निकालने के बाद अगर आपके पास फ्रैक्शन में आता है तो आप उसे इंटीग्रल में चेंज करें। बोलो भैया, वो लाइन की जरूरत यहां इस सवाल में पड़ गई। अब 1.5 आ गया। एटम जो है वो 1.5 और 2.25 नहीं लिया जाता, तो इसका मतलब है हम बोलेंगे कि अभी हम इंपेरिकल फॉर्मूला नहीं लिखेंगे जब तक सब इंटीजर ना हो जाए। तो यहां पे जो भी काम करना है सेम करना है। तो मैं बोलूंगा अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं बोलूंगा मल्टीप्लाई बाय 2। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4, ये भाई साहब 3, और ये भाई साहब 2 हो गए। तो अगर ये हुआ तो जरा बताइए एम्पेरिकल फॉर्मूला आपका क्या दिखेगा? C4H3O2। क्लियर बात? अब यहां से अगर आप एम्पेरिकल वेट निकाल लें, क्योंकि आपने सवाल में देख रखा है एम्पेरिकल वेट पता चलेगा तभी तो n का वैल्यू मालूम पड़ेगा। एम्पेरिकल वेट निकालना है, क्या करेंगे? 12 गुणे 4, 3 गुणे 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 है, 2 गुणे 16 यानी 2 इंटू 16, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 है। तो जब आप पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो एम्पेरिकल वेट अगर आप निकालते हैं तो वो आएगा यहां से 83। कितना आएगा गुरु? 83। क्लियर? अब अगर एम्पेरिकल वेट 83 आया है तो आप बोलेंगे n का वैल्यू, यहीं आ जाओ, मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 166 डिवाइडेड बाय 83, कितनी बार गया?
2 बार। क्लियर? तो N आया 2, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है, क्या होगा? इंपेरिकल फॉर्मूला कितना है आपके पास? C4H3O2, तो आप लिखेंगे 2 टाइम्स, N का वैल्यू 2 आया है, C4H3O2। तो यहां से अगर देखें तो 2 गुना है, यानी C8H6O4 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। CaH6O4 ये आपका क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसी तरीके के सवाल आएंगे, आप आसानी से वहां पर कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं। आपको एनसीईआरटी में सबसे लास्ट में इंपेरिकल फॉर्मूला मिल जाएगा मूल कंसेप्ट में, वहां पे जो सवाल आपको इंटेक्स्ट क्वेश्चन दिए हैं वो आपको कम से कम लगा देते हैं। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है।